Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about our first chapter physical world के अंदर हम चल रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो वैसे भी अब तो हम नेचर बोल सकते हैं क्योंकि फिजिक्स हमने पढ़ लिया था। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर। तो आज हम पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो हम आर्टिकल को नेम दे रहे हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, क्यों है? क्योंकि फोर्सेस तो नेचर में बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो बट जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, ये बेसिकली हमारे यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, लाइक वो क्रॉस कर जाती हैं 250 टाइम्स को भी, तो वो सारी की सारी फोर्सेस जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर ही आती हैं। वो किसी ना किसी इन्हीं 4 के अंडर आती होंगी। तो उनमें से 4 जो है हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस, वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सो जितनी भी फोर्सेस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो इन्हीं 4 की कैटेगरी में ही आती हैं। तो मतलब इन 4 में से ही किसी एक की वो कैटेगरी में आती होगी। तो हम जो है 1 बाय 1 अब इन चारों फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट, वो आपने जो है 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा आपने। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं ये 2 मासेस के बीच में लगती हैं, है ना। तो 2 मासेस के बीच में लगती हैं, दैट मीन्स जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 मासेस, 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे हम और उनके बीच में हम फोर्स लगाएंगे बोल सकते हैं, नहीं तो फोर्स लग रही है ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फर्स्ट थिंग एक्ट्स बिटवीन द 2 मासेस, 2 मासेस के बीच में एक्ट करती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें याद रखना है कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती। तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्ड थिंग क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, कि ये फोर्सेस जो है यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर, आर वीकेस्ट फोर्सेस, क्लियर। एंड फोर्थ थिंग जो हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? मासेस के ऊपर। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट, हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। And fifth, which is the most important characteristic, that gravitational forces are long range forces. Gravitational forces are long range forces. जो gravitational forces है वो long range forces हैं, मीनिंग ये जो है एग्जिस्ट कर सकती है अप टू इन्फिनिटी। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ और सन के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है अर्थ और सन के बीच में, हमें पता है कि अर्थ और सन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना। तो मीनिंग जो फोर्स लगने वाली है दैट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके बाद जो है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। एंड नेक्स्ट वन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर इन्हें मीडियम मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, चलेगा। तो मतलब इनको स्पेशली जो है किसी एक मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये वीकेस्ट फोर्सेस हैं नेचर में, ठीक है। यहाँ से आपका एमसीक्यूज बनेगा। तो उसके बाद सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस।
अब वर्ड से ही क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं दीज हैव बोथ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट इसमें इन फोर्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है हमारे पास दीज आर चार्ज डिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड करेंगी। तो these are charge dependent and electromagnetic forces are attractive as well as repulsive। अब इससे क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। मतलब कि जो हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन है उसमें क्या होगा, रिपल्शन, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाली है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी वो अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही हैं देन दे विल बी रिपल्सिव, and if they are acting between proton and electron then they will be attractive in nature। clear? And next is third point, they also require no medium, इन्हें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और they are also लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, अप टू इन्फिनिटी लाई करते हैं। दे आर ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्सेस एंड दे लाई अप टू इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट इज these forces acts between charges या चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती हैं। ठीक है, तो अकेले एक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्लियर? सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप थी दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नेम से ही क्लियर है कि जो फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर लग रही हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर वर्ड लिया न्यूक्लियर, क्योंकि ये फोर्सेस किसके अंदर लगती हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, अगर हम ये एटम ले लें, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जब फोर्स लगती है तो यहाँ पर तो रिपल्शन होनी चाहिए थी न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब न्यूक्लियस को क्या कर जाना चाहिए था, एक्सपैंड कर जाना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए, बट ये हो भी रही होगी, बट यहाँ पर ऐसी कोई और फोर्स एक्ट करती है जो न्यूक्लियस को उसकी शेप को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो वो फोर्स कौन सी है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या कर रही हैं, दे हेल्प द न्यूक्लियस टू एस्टैब्लिश इट्स शेप। क्लियर? सो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो किन किन के बीच में लग रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या आ गई, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। एक तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, क्यों, क्योंकि ये विद इन द न्यूक्लियस एक्ट कर रही हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है मतलब यहाँ पर जो इनका डिस्टेंस है ये 10⁻⁻15 मीटर तक ये लाई करती है, जिसको हम 1 फर्मी भी बोल देते हैं। क्लियर? तो 1 फर्मी के अंदर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के अंदर ये लाई करती हैं। नेक्स्ट इज कि दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। चारों फोर्सेस में से यही फोर्सेस सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। थर्ड थिंग, दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है मतलब इनको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि रिपल्शन इतनी इफेक्ट नहीं कर पा रही है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उनके ऊपर रिपल्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। एंड जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें वो है कि
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये हमने पहले क्लास डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट इज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा उसका जो है वो नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको जस्ट हमने याद रखना है कि ये सबसे वीकेस्ट नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस से वीकर है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में ये जस्ट शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। एक तो जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस थी, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। और जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस एक्ट करती हैं जब रेडियो एक्टिव एमिशन होती है। रेडियो एक्टिव एमिशन में ये फोर्सेस एक्ट करती हैं, मतलब कि जो हमारे एक्सरेज बनती हैं, बीटा रेज, गामा रेज, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं जैसे यूरेनियम, ठीक है, तो उनको जब हम मतलब डिस्ट्रॉय करवाते हैं या वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उस टाइम जो एमिशन होती है उस टाइम जो फोर्सेस लगती हैं दैट आर द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर? सो ये जो फोर्सेस हैं चार्ज पर डिपेंड करती हैं, चार्ज डिपेंडेंट है। और इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दैट इज these forces are also attractive। ये फोर्सेस भी क्या होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं नेचर में। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में इतना ही जो है हमारे सिलेबस में है। उसके बाद नेक्स्ट इज इसका ऑर्डर। हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं एक बार कि ये जो क्वेश्चन है आपके बनता है इसमें ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद जो हमारे पास फोर्स आ जाती है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड आफ्टर दैट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से जो स्मॉलेस्ट है दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम बोल सकते हैं कि दैट आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। और जो हमारे पास अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस का ऑर्डर 1 मान लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उससे 10⁻⁻² टाइम्स क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, उसका ऑर्डर कि 1/100 है वो किसका, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेस का। और अगर हम वीकर न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो वो 10⁻⁻13 टाइम्स वीकर है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से। मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का 1/10⁻13 000, ठीक है, वेरी लास्ट टाइम। सो 10⁻⁻38 टाइम्स जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं 10⁻⁻38 टाइम्स जो है वो वीकर हैं किससे, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इसका ऑर्डर। तो जो क्वेश्चन है वो मेन यहीं से बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हमारी 1D दैट इज डायमेंशनलेस एनालिसिस। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। थैंक यू।